वाकया है कि मैं जब मैकडोनल्ड गया ना, जी। तो डे 1 पे मैंने क्या किया, जब उन्होंने वर्किंग कराई मुझसे, तो तब एमटीओ की पोस्ट थी। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया क्लीनिंग से, फिर उसके बाद वो मुझे कुकिंग सेक्टर पे ले गए, फिर फ्राइज़ के ऊपर, फिर बर्गर ड्रेसिंग के ऊपर। तो वो 8 घंटे की जो जॉब थी ना, वो मैंने खड़े होके की। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा यार, मैंने बीएस ऑनर भी किया और मैंने खड़े होके ही जॉब कर। तो मैंने फिर एमफिल किया डेयरी टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम की प्रोडक्शन होने जा रही थी। उससे पहले जितनी भी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम थी, वो वियतनाम से, यूएसए से इंपोर्ट की जाती थी। मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट बना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ब्यूरो वेरिटास में एज ए लीड एडिटर फूड और इरका प्रूफ ट्रेनर हूँ फॉर एफएसएससी। ब्यूरो वेरिटास ने मुझे फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का मौका दिया, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये ब्यूरो वेरिटास ऑफिस कतर के पास था। तो मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर था। तो वो जो 2 मंथ्स की मेरी जर्निंग और लर्निंग थी, वो आउटस्टैंडिंग थी काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद कालो। नाजरीन, फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज की एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अली साहब, जो एज अ फूड सेफ्टी ऑडिटर अपने राय सर अंजाम दे रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं नवीद साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे तो पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए अपनी टाइम दिया। सर, हमारे जो पॉडकास्ट है वो फूड के रेलेवेंट होता है, तो हमारे ऑडियंस भी ज़्यादातर फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही होते हैं। हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। जी, बहुत ज़रूर। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं तकरीबन 14-15 साल से फूड इंडस्ट्री के साथ हूँ। मैंने अपना जो कैरियर का स्टार्ट किया, मैंने 2007 में ग्रेजुएशन की डेयरी टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम तब डेयरी का सेक्टर स्टार्ट किया गया। तो मैंने यूवास से बीएस ऑनर डेयरी टेक्नोलॉजी में किया। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की मैकडोनल्ड में। मैं एक दिन मैकडोनल्ड गया, उसके बाद बड़ा ही अच्छा वाकया है कि मैं जब मैकडोनल्ड गया ना, जी। तो डे 1 पे मैंने क्या किया, जब उन्होंने वर्किंग कराई मुझसे, तो तब एमटीओ की पोस्ट थी। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया क्लीनिंग से, फिर उसके बाद वो मुझे कुकिंग सेक्टर पे ले गए, फिर फ्राइज़ के ऊपर, फिर बर्गर ड्रेसिंग के ऊपर। तो वो 8 घंटे की जो जॉब थी ना, वो मैंने खड़े होके की। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा यार, मैंने बीएस ऑनर भी किया और मैंने खड़े होके ही जॉब करनी है, क्यों ना एमफिल कर लिया जाए। तो मैं एक दिन वहाँ से मुझे शौक हुआ कि मैं आगे फर्दर एजुकेशन करूँ। तो मैंने फिर एमफिल किया डेयरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैंने वीनस पाकिस्तान को ज्वाइन किया 2013 में। तो वीनस पाकिस्तान तब प्लांट लॉन्च कर रहा था नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम के लिए। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम की प्रोडक्शन होने जा रही थी। उससे पहले जितनी भी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम थी, वो वियतनाम से, यूएसए से इंपोर्ट की जाती थी। मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट बना। जो प्रोजेक्ट था वो यूएसए बेस्ड था। उसमें वर्ल्ड वाइड जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है रिचिस न्यूयॉर्क बफलो की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करनी थी। और पाकिस्तान के नियर तरीन जो प्लांट था वो इंडिया में था। उसके बाद पाकिस्तान में 2013 में हमने उस प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट किया। उसकी कमीशनिंग से लेके उसके ट्रायल रन, फिर उसकी प्रोडक्शन। और आफ्टर 1 ईयर मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट जीएम थे, उन्होंने मुझे कहा कि अली, आप ऐसा करो, नाइट शिफ्ट कर लो। मैं कहा सर क्यों? कहते अभी आप अनमेरिड हो, मैं चाहता हूँ कि आप पीएचडी भी करो साथ में ना। बिल्कुल। तो मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन दी। वीक में मुझे 2 हफ्ते दिए। जब मेरा कोई एग्ज़ाम या कुछ होता था, मुझे वो ऑफ कर देते थे। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे जो जीएम प्रोजेक्ट थे, तो मैंने फिर उनकी विश के ऊपर पीएचडी में एडमिशन लिया यूवास में डेयरी डिपार्टमेंट में। और उसके साथ साथ मैं वहाँ वर्किंग करता रहा। 2017 में मैंने फिर वहाँ से मूव किया। तो मैंने गवर्नमेंट फूड्स को एज ए क्वालिटी एंड आर&डी हेड ज्वाइन किया। तो मेरे लिए, क्योंकि बेकरी एक न्यू फील्ड थी,
मैं ऑलरेडी डेयरी में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुका था, ऑनर्स भी, मास्टर्स भी, और मैंने पीएचडी भी स्टार्ट की थी डेयरी में। तो मेरे लिए एक न्यू फील्ड थी बेकरी लाइन। तो बेकरी में आके मैंने बहुत कुछ लर्न किया, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, देन मैंने उनकी R&D, न्यू डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, क्वालिटी एनालिसिस। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि मेरे वो जो 4 साल का टेन्योर था गोरमे फूड्स में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। गोरमे की या बेकरी की कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी जो मैंने अपने हाथ से ना बनाई हो। स्वीट से लेके केक से लेके पिज़्ज़ा सेक्शन, ब्रेड, ईच एंड एवरीथिंग में मैंने अपने हाथ से रेंज इतनी ज़्यादा थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला रिगार्डिंग टू रेगुलेशंस, रिगार्डिंग टू लेबल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके साथ साथ फूड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ मुझे EPA की रिक्वायरमेंट सीखने को मिली कि EPA की जो रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि मैं उधर क्वालिटी को डील करता था। उसके साथ साथ मैंने EPA की रिक्वायरमेंट्स को देखा, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट किस तरह लगाना है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए कि जो आपका वाटर प्लांट है उसमें जो RO वाटर रिटर्न होता है, उसके हवाले से काफ़ी वर्किंग करने का मौका मिला। फिर उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और जो डेंगू के रिलेटेड डिपार्टमेंट आते थे, तो मुझे रेगुलेटरी बॉडी से काफ़ी इंटरेक्शन रही, जो कि मैंने वीनस में नहीं सीखी। ये चीज़ें मुझे गवर्नमेंट में सीखने को मिली। उसके बाद 2021 में मैंने गवर्नमेंट में रिज़ाइन किया, तो मैंने ब्यूरो वेरिटास, जो कि एक फ्रेंच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ऑलमोस्ट 200 ईयर से वर्किंग कर रही है वर्ल्ड वाइड, तो मैंने ब्यूरो वेरिटास को एज ए लीड एडिटर फूड ज्वाइन किया। और मैंने जब ब्यूरो वेरिटास को ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने उधर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ब्यूरो वेरिटास में एज ए लीड एडिटर फूड और इरका प्रूफ ट्रेनर हूँ फॉर FSSC। और जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, अगर मैं कहूँ फूड सेफ्टी रिलेटेड, तो मैंने FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 फूड सेफ्टी लेवल्स हाई फील्ड के, और इसके अलावा मैंने TSI के फूड सेफ्टी लेवल किए हुए हैं। उसके बाद हाई फील्ड के लर्जन मैनेजमेंट कोर्स किए हुए हैं, फूड सेफ्टी किया है, हैसअप किया है। अगर बात करें, मैंने BRCGS इशू 9 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, BRCGS इशू 6 फूड पैकेजिंग के ऊपर, और BRCGS इशू 4 स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह करंटली मैं जो ब्यूरो वेरिटास में कर रहा हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, एडिटर भी हूँ, और मैं जो हलाल की एक्रीडेशन है ब्यूरो वेरिटास की GSO की, उसको भी डील कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरा कोई 1000 मैंडेज के ऑडिट हो चुके हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा ब्यूरो वेरिटास से मुझे जो एक मौका दिया, ब्यूरो वेरिटास ने मुझे फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का मौका दिया, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये ब्यूरो वेरिटास ऑफिस कतर के पास था। तो मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर था। तो वो जो 2 मंथ्स की मेरी जर्निंग और लर्निंग थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमारी जो टीम थी उसमें अराउंड डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे, तो हर कंट्री की रेगुलेशन को भी देखने का मौका मिला, न्यू लोगों से इंटरेक्शन रहा, और इवन के फीफा के जो कोड्स थे, फीफा की जो रेगुलेशन थी, उनको देखा, स्टेडियम्स की रिक्वायरमेंट को हमने देखा। उसके अलावा कतर की जो मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री और फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री, उनके साथ काम किया। फूड सैम्पलिंग के हवाले से, फूड टेस्टिंग के हवाले से, इवन कि अगर कोई इंसिडेंट अकर हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी है, कोई फूड बोर्न इलनेस आ जाती है या इंसिडेंट रेस हो जाता है, तो उसको किस तरह हैंडल करना है, ये चीज़ें भी हमें कतर में सीखने को मिली। वेरी वंडरफुल टॉक। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, और अपना जो कतर का रिसेंट एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। तो आपने ऑडिट लाइन में भी परसू कर रहे हैं अपने जर्नी को, तो आपने कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम लिए। तो बेसिकली हमारी जो फूड टॉक है बेसिकली क्वालिटी में, प्रोडक्शन में, एकेडमी सेंटर में, तो आप हमारे न्यू गेस्ट हैं जिसमें फूड सेफ्टी ऑडिटर के तौर पे जो ऑडिट लाइन को हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो ऑडियंस उन तक ऑडिट की अवेयरनेस। अगर ऑडिट को हम डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे इसको?
बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में ऑडिट को कहें तो ऑडिट बेसिकली एक इंस्पेक्शन ही है किसी सेट क्राइटेरिया के ऊपर, ओके। कि हमने कोई क्राइटेरिया सेट कर दिया है, उसके हवाले से हमने इंस्पेक्शन करनी है या चीज़ों को चेक करना है, तो वो गाइडलाइंस हैं सेट की हुई। हम अगर बात करें, हम कहते हैं कि आईएसओ, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, अब डिफरेंट सेक्टर्स में अगर हम करें फूड सेफ्टी की बात, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हम आईएसओ 22000 को देख रहे होते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी में, हमने क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट को देखना है या इन्वायरमेंट को देखना है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी को देखना है, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की सेट गाइडलाइंस होती हैं, फिर कंपनीज के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, साथ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसको देख रहे होते हैं। अगर हम बात करें ऑडिटिंग के हवाले से, स्पेसिफिकली ऑडिटिंग के हवाले से हम किसी अगर मैं बात करें तो अगर कोई ऑडिट है फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी का, तो उसका जो क्राइटेरिया होगा, ऑडिट का क्राइटेरिया होगा, हम जब भी किसी साइट पे जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ स्टैंडर्ड की ही गाइडलाइन को देख रहे हो, हम स्टैंडर्ड को तो देख रहे होते हैं, स्टैंडर्ड के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना एक सिस्टम डेवलप किया होता है, जिसको फॉलो करके वो उस स्टैंडर्ड की गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे होते हैं, तो हम उनकी अपनी गाइडलाइंस को भी वेरीफाई कर रहे होते हैं। उसके साथ अगर उनकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या स्पेसिफिक लाइन है, उसमें करंट रेगुलेशन उस रीजन के हवाले से अगर है, तो हम उस रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट भी देख रहे होते हैं। फिर अगर कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस हैं, तो हम उसको उसको भी साथ साथ में देख रहे होते हैं, ताकि जो सर्टिफिकेशन इशू करने का पर्पस है, ऑडिटिंग का पर्पस है, वो फुलफिल हो। ये नहीं कि जस्ट जाना है और स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें देख ली हैं तो उनको सर्टिफिकेट इशू कर देना, ये इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो हमें वो तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है साथ साथ। आपने ऑडिट लाइन में काम किया और अभी कर भी रहे हैं। अगर फूड सेफ्टी को और क्वालिटी मैनेजमेंट को हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस आता है दोनों में? देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी अगर मैं बात करूं, क्वालिटी तब तक नहीं होगी जब तक आप कोई सिस्टम सिर्फ डेवलप नहीं करेंगे। अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें, फूड सेफ्टी में क्या आपने देखना है कि प्रोडक्ट आपकी सेफ है, आप सेफ फूड दे रहे हैं, फूड को किसी तरह का कोई हैजर्ड तो नहीं है। हाँ, फूड सेफ्टी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देख रहे होते हैं। अब सम टाइम क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेफ्टी एंड क्वालिटी में। अब क्वालिटी क्या है, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट सेफ नहीं है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है कि क्वालिटी पैरामीटर आउट हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट सेफ रहती है कंज्यूम के लिए। अगर हम बात करें, हम कहते हैं जी हमने एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड या क्वालिटी पैरामीटर डिफाइन किया है कि इसकी शेप जो है वो राउंड होगी, क्वालिटी पैरामीटर है क्वालिटी। प्रोडक्ट का कि इसका वेट 5 ग्राम होगा, या हम बात करते हैं जी इसका जो मॉइस्चर है वो 9% होगा, या ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगी, इसका कलर डार्क ब्राउन होगा, ये क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। अगर हम सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो हम मोस्टली उसमें माइक्रोबियल लोड, हैवी मेटल, इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं जिसका हेल्थ पे इम्पेक्ट आ सके। अब क्या, अब एक प्रोडक्ट बन गई, उसकी राउंड शेप नहीं बनी, वो ओवल शेप में आ गई, लेकिन क्या हुआ, उसमें माइक्रोबियल लोड बिल्कुल ठीक था, एज पर जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन थी वो थी। अब ये हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट में क्वालिटी डिफेक्ट है, सेफ्टी डिफेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें, रिसेंटली अभी FSSC 22,000 वर्जन 6 आया, तो उसने क्वालिटी पैरामीटर्स को भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर ऐड कर दिया है कि जो सेफ्टी है उसके साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। अब जब क्वालिटी को हम देखेंगे ऑब्वियसली, साथ में हम सेफ्टी को भी देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती हैं। डेफिनेटली। तो अगर वर्जन 6 की बात करें और 5 में क्या ऐसी चीज़ें थी जो न्यू ऐड होगी 6 में? वर्जन 6 और वर्जन 5.1 में जस्ट कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी, उनको ऐड किया गया है। उसके अलावा कुछ स्कीम्स की रिक्वायरमेंट चेंज की गई हैं, या जो पहले कैटेगराइजेशंस थी कोडिंग की साइट के हवाले से, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सब कोड दिए होते थे। अगर कहीं पे मीट की हैंडलिंग हो रही है,
तो उसको पेरिशेबल एनिमल मीट का कोड दे देते थे या प्लांट्स किया। तो अब एफएसएससी ने क्या किया, कुछ एडिशनल कोड ऐड कर दिए हैं अपनी गाइडलाइंस के हवाले से। अगर कहीं पे स्लाटरिंग है तो उन्होंने वर्जन 6 में C0 कोड ऐड कर दिया है। या जहाँ पे प्लांट की प्री हैंडलिंग हो रही है, प्लांट प्रोडक्ट्स की वॉशिंग है, सॉर्टिंग है फ्रूट्स वगैरह की, वहाँ पे उन्होंने B3 कोड ऐड कर दिया। सिमिलरली पहले रिटेल का F1 कोड था, अब उन्होंने F2 ऐड कर दिया है ब्रोकरी एंड ट्रेडरी का। उसके अलावा कुछ और चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं कि पहले स्कीम की रिक्वायरमेंट थी, अगर आपने अनअनाउंस ऑडिट करना है तो आपको उसके लिए रिस्क असेसमेंट या कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी। उन्होंने कहा जी आप नॉर्मल कंडीशन में भी जो आपका F2 सेक्टर है, आप उसका सर्विलेंस रूटीन में भी, तो सबसे मैं कहूँगा जो सबसे अच्छी चीज़ ऐड की गई है वो फूड वेस्ट एंड लॉस है। जो हमारा सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं उनको भी इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स में ऐड कर दिया है कि फूड लॉस और फूड वेस्ट को किस तरह कंट्रोल करना है। क्वालिटी पैरामीटर्स को ऐड कर दिया। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम फूड सेफ्टी कल्चर को तो डील करते थे, लेकिन उसकी कोई क्लास अवेलेबल नहीं थी, हम उसको किसी क्लास के अंदर डील कर लेते हैं। अब उन्होंने सेपरेटली फूड सेफ्टी एंड कल्चर की क्लास ऐड कर दी है। तो इसी तरह काफ़ी डेवलपमेंट आई है स्टैंडर्ड के अंदर। बेसिकली स्टैंडर्ड्स के आपने डिफरेंट नेम लिए, उन स्टैंडर्ड्स के बेसिकली हैसब, जीएमपी, इनके भी कोई मखसूस स्टैंडर्ड्स होते हैं? जी, जीएमपी बेसिकली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस। हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर सेक्टर्स के लिए डिफरेंट होती हैं। और कॉस्मेटिक के लिए सेपरेट हैं, फूड के लिए सेपरेट हैं। तो ये भी एक नॉन एक्रीडेटेड स्टैंडर्ड है जीएमपी का, या जीएमपी प्लस है, और या सिमिलरली फूड का एक स्टैंडर्ड है जीएमपी के हवाले से फीड का। जो हैसब है ये पाकिस्तान में तो नॉन एक्रीडेटेड ही चल रहा है। किसी दौर में डच एक्रीडेशन थी हैसब की, अब ये भी लोकल एक्रीडेशन, नॉन एक्रीडेटेड ही चल रहा है। हैसब बेसिकली क्या है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल कंट्रोल। पॉइंट है। अगर हम बात करें कि हैसब क्यों ज़रूरी है, तो मोस्टली कुछ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी देखी हैं जो FSSC 22,000 के ऊपर सर्टिफाइड हैं, लेकिन वो क्या कर रही होती हैं, अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ISO 22,000 भी ले रही होती हैं, फिर ISO 22,000 के साथ साथ हैसब भी ले रही होती हैं। तो वो बेसिकली कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें FSSC की, तो FSSC में 3 स्टैंडर्ड आ जाते हैं। एक FSSC की अपनी गाइडलाइन जिसको हम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कह रहे होते हैं। सेकंड, ISO 22,000 कंप्लीट उसके अंदर एड्रेस हो रहा था, और उसके बाद फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिसको हम सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये भी ISO का अपना एक स्टैंडर्ड है। ये भी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट PRPs होती हैं। और जो ISO 22,000 है, इसके अंदर क्लास 8 में है सब फुली एड्रेस हो रहा होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन FSSC ले लेती है तो मेरे ख्याल में उसका ISO 22,000 या हैसब की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो सिर्फ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ISO 22,000 या हैसब को ले रहे होते हैं। वेरी ग्रेट। अगर सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जो सर्टिफिकेशन नहीं लेती, तो सर्टिफिकेशन लेना कितना ज़रूरी है एक इंडस्ट्री? देखिए, सर्टिफिकेशन लेना कितना ज़रूरी है, ये फिर एक लंबी डिबेट चल पड़ती है। अभी सर्टिफिकेशन के हवाले से करंटली कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं है कि सर्टिफिकेट लिया जाए। अगर हम पंजाब की बात करें तो फूड अथॉरिटी में जब आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, तब वो डिमांड करते हैं, जब आपसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के ऊपर के प्रोडक्ट से हलाल सर्टिफिकेट या ISO 22,000 या हैसब है तो वो सबमिट करें। रेगुलेशन में तो नहीं है। लोग मोस्टली अपने कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, या अपने ब्रांड की को ज़्यादा सेल करने के हवाले से, कि लोगों को पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट कर रही है, लोगों में अगर लोगों में शऊर है तो वो उस चीज़ को देखते हुए रिलाई करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वेल रिप्यूटेड CB से फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो हम इनकी प्रोडक्ट पे रिलाई कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऑथेंटिसिटी है कंज्यूमर्स के लिए कि किसी वेल रिप्यूट ऑर्गेनाइजेशन ने इनको फूड सेफ्टी के ऊपर जांच के उनको सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। तो इससे यही है कि मोस्टली लोग अपनी सेल या एक्सपोर्ट के लिए फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स को ले रहे होते हैं। वेरी ग्रेट। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात कर लें, एक ऑडिटर के लिए किन किन स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है?
देखिए, एडिटर्स की जो रिक्वायरमेंट है, हर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूँ, मैंने ब्यूरो वेरिटास ज्वाइन की, तो ब्यूरो वेरिटास की जो रिक्वायरमेंट थी तब जब मैंने ज्वाइन किया, और यानी कि एडिटर के लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम एक तो उसके पास रेलिवेंट एजुकेशन होनी चाहिए। फूड रिलेटेड, अगर आपने फूड लाइन में जाना है, फूड रिलेटेड या बायो साइंसेस रिलेटेड या फूड की किसी भी डोमेन की उसके पास डिग्री होनी चाहिए। जिसका अगर मैं बात करूँ तो मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। डेयरी टेक्नोलॉजी में हम मोस्टली 40% फूड के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, 60% डेयरी के सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के भी एक आधा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर फार्म मैनेजमेंट के हवाले से आ जाता है, फिर मोस्टली इंडस्ट्री रिलेटेड और प्लांट लेआउट रिलेटेड। तो मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं 40% फूड के भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक तो रेलिवेंट एजुकेशन होगी, सेकंड मिनिमम 5 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। मिनिमम 5। मिनिमम 5 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, जिसमें से कोरली 2 ईयर का आपका क्वालिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट का। फिर उसके बाद आपके पास रेलिवेंट लीड एडिटर कोर्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, मैंने एफएसएससी के लिए अगर अप्लाई किया तो मेरे पास एफएसएससी का लीड एडिटर होना चाहिए। और कुछ सीबीज रिक्वायर्ड करती हैं जब वो एडवर्टाइज करती हैं, मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सीबी करवा रही होती है। अगर सीबी चाहती है कि मुझे कम इन्वेस्ट करना पड़े तो वो अपनी एडवर्टाइज में कर देगा जी, वो बंदा है जिसने 2 लीड एडिटर किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब गवर्नमेंट में था तो काफ़ी लर्निंग हुई रेगुलेटरी हवाले से, तो फूड सेफ्टी हवाले से। तो कोविड के दिनों में मैंने आलमोस्ट टाइम मिला तो मैंने आलमोस्ट काफ़ी कोर्सेज तभी कर लिए थे, जिसकी वजह से मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो इजी रहा। एक तो मेरे ऑलरेडी पीएचडी चल रही थी, और मैंने कोई 8 साल हो गए थे मुझे इंडस्ट्री में भी, और तकरीबन मेरे पास 3 से 4 लीडर एडिटर कोर्स भी थे। तो उन्होंने फिर मुझे इजीली पिक कर लिया कि आपकी जो हमें इनिशियल क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी वो मेरे पास ऑलरेडी थी। तो उसमें फिर उसके बाद एडिटर सिलेक्शन के लिए ये होता है कि जब हम मैंने ब्यूरोवेटास ज्वाइन कर ली, उसके बाद हर सीबी की अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाता है। हमारे लिए ये था कि हमने एज ए सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे हमारे टेक्निकल सेंटर में फूड का। जो हमारा फूड का टेक्निकल सेंटर है वो था इंडिया में, आईसीसी हम उसे कहते हैं, एफएसएससी और फूड सेफ्टी स्कीम्स का। तो हमारी फाइल्स वहाँ जाती हैं, इनिशियली वो हमें अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद फिर हमारा डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, जिस तरह बायोकेमिकल्स हैं, मीट है, प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट हैं, या पैकेजिंग सेक्टर है, तो वहाँ एक्सपीरियंस बेस्ड कोड इशू होते हैं। आप एडिटर बन जाते हैं लेकिन आप तमाम साइट्स के ऑडिट्स नहीं कर सकते, तो हमें कोड इशू होते हैं। उसके लिए पहले इनिशियल इंटरव्यूज होते हैं, फिर आपकी फाइल अप्रूव होती है तो आपको वो कोड असाइन हो जाते हैं। और एडिटर अप्रूवल के लिए आपको इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऑब्जर्वर मैंडेट्स चाहिए होते हैं। ऑब्जर्वर मैंडेट्स के बाद आपको एक विटनेस ऑडिट कोई अप्रूव्ड लीड एडिटर करता है, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलती है एज ए इंडिपेंडेंट एडिटर ऑडिट करने की। वेरी ग्रेट, इट्स विल बी अ टाइप ऑफ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात कर लें, कुछ इंडस्ट्रीज के पास इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, अगर आप एक्सटर्नली ऑडिट कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, जो इंटरनल एडिटर होता है उसने जस्ट साइट की इंस्पेक्शन करनी है सेट क्राइटेरियाज के ऊपर। अब इंटरनल एडिटर दो तरह के होते हैं साइट्स पे। एक तो उनके फिनांस के एडिटर होते हैं जो फिनांस का ऑडिट कर रहे होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए रखा होता है कि फिनांस जो आपने दिया हर डिपार्टमेंट को वो किस तरह यूटिलाइज कर रहा है। एक एडिटर होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, वो अपनी सेट क्राइटेरिया बना लेता है और चेकलिस्ट अपनी डेवलप कर लेता है। अगर वो स्टैंडर्ड रिलेटेड नहीं कर रहे या वो अभी स्टैंडर्ड पे नहीं है तो अपनी गाइडलाइंस के ऊपर वो इंस्पेक्शन कर रहा होता है और वो उसको फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है। जो एक्सटर्नल एडिटर होता है वो किसी सेट क्राइटेरिया के ऊपर आता है, वो किसी सेट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आता है। अब एक्सटर्नल एडिटर भी डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो एक्सटर्नल एडिटर किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आके रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट में वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो जो फाइल होती है अपनी रिकमेंडेशन के साथ अपने टेक्निकल सेंटर को भेज रहा होता है
और उसके केस में आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट में आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा होता। इंटरनल ऑडिट आपका कोई बंदा भी कर रहा होता है। अगर आप स्टैंडर्ड के हवाले से करा रहे हैं तो आपके उस बंदे ने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी होती हैं, या उसने कोर्स किया होता है, उसकी क्वालिफिकेशन या कम्पिटेंसी होती है, और या फिर आप खाली अपनी प्रोडक्ट्स का कर रहे होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट डिफरेंट तरह से कर रहा होता है। तो जो एक्सटर्नल है वो ओवरऑल स्टैंडर्ड के ऊपर जो सेट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी कर रहा होता है। सम टाइम कुछ लोग इंटरनल ऑडिट के लिए भी एक्सटर्नल ऑडिटर्स हायर कर रहे होते हैं। वेरी ग्रेट। आपने कहा कि एक ऑडिटर के लिए मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इसमें से क्वालिटी। 2 ईयर क्वालिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर क्वालिटी। हाँ, उसको क्वालिटी की भी हाउ ना हो, क्योंकि अगर वो ऑडिट करने जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उसको क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं पता, तो जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, जब स्पेसिफिकेशन उसने रिव्यू करनी है या फिर उसने वैलिडेशंस करनी है प्रोसेस की, या क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करना है, तो वो उसको आइडिया नहीं होगा अगर उसको क्वालिटी का नहीं पता। क्वालिटी के वो डिपार्टमेंट का ऑडिट प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर सकेगा फिर। वेरी ग्रेट। आपने पीएचडी भी माशाल्लाह डेयरी टेक्नोलॉजी में कर ली है, तो आगे टीचिंग को परस्यू करने का कोई इरादा है? टीचिंग नहीं। अब मैं स्टार्ट से ही मेरा इंडस्ट्री में आने का शौक था, और उसके बाद फिर मैं इधर सर्टिफिकेशन में आ गया। तो टीचिंग का मेरा कोई इतना शौक नहीं है। मैंने कुछ अर्सा टीचिंग की है। मैंने कुछ एक दो मैंने पहले एकेडमी सेटअप स्टार्ट किया जब मैं एमफिल में था, तो हमारा कैंपस पत्तोगी में ही था, तो मैंने उधर एक एकेडमी डेवलप की सिटी के अंदर। तो वहाँ पे पढ़ाया। बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, नो डाउट। उसमें अभी तो हम ऑडिटिंग में है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें 5 से 7 माइंडसेट को देखना पड़ता है। जब आप टीचिंग कर रहे हैं ना, तो हर बच्चे का माइंडसेट चेंज होता है। आप 50 लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको 50 माइंडसेट को हैंडल करना पड़ता है। तो ये एक बहुत टफ जॉब है। मैं क्रेडिट देता हूँ अपने टीचर्स टीचर्स को, को। यूनिवर्सिटीज़ के भी, स्कूल्स के भी, कि माशाल्लाह टीचर्स इतने अच्छे वे में पढ़ाते हैं। वो हर स्टूडेंट्स को समझते हैं, हर स्टूडेंट्स की सोच के मुताबिक उनको Definitely. लेके चलते हैं। तो मैं क्रेडिट दूंगा टीचर्स को। मेरे बस में तो ये जॉब नहीं है, मैंने ट्राई की थी, तो बहुत एक सब मैं कहूँगा सबसे डिफिकल्ट जॉब जो है वो टीचिंग ही है। वेरी ग्रेट। आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में और स्टैंडर्ड के बारे में भी डिस्कशन हुई है आपके साथ। तो ओवरऑल फूड डेयरी टेक्नोलॉजी भी एक सब ब्रांच है फूड बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के। फूड टेक्नोलॉजी के स्कोप को लेके अगर आप बात करें तो अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में हमारे स्टूडेंट्स या ऑडियंस को क्या बताएंगे? देखिए, मैं जो बात ही करूँगा, मैंने खुद काफ़ी लोगों को इंटरव्यूज़ किए। जो मेन इशू हमें आता है आजकल की जनरेशन में, तो वो ये है कि पहले जो लोग थे ना, वो पढ़ते थे, वो चीज़ों को समझते थे। आजकल के हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं, वन नाइट स्टडी करते हैं, सेमेस्टर सिस्टम्स हैं। तो वो वन नाइट स्टडी करते हैं, पास हो जाते हैं। जब वो ग्रेजुएशन करके आते हैं ना, जो न्यूली स्टूडेंट, उनका माइंडसेट ये है कि हमने ग्रेजुएशन किया, अब हमें सीट वाली नौकरी चाहिए, जो कि एक मैं कहता हूँ बहुत गलत चीज़ है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपको सीट नहीं मिलेगी। जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया, हमें लिटरली अपने हाथों से फर्श भी साफ करने पड़े, हमने झाड़ू भी लगाए, हमने मॉप भी किया। तो जब तक आप लर्न नहीं करते, आप आगे नीचे लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप प्रोसेस को देखेंगे नहीं, आप उठ के काम नहीं करेंगे, तो आप उसकी ट्रबल शूटिंग को हैंडल नहीं कर सकते। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने आने वाले जितने भी न्यू कमर्स फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, फर्स्ट जॉब जो भी आपको मिले, आपने पैसा नहीं देखना, आपने लर्निंग देखनी है। आप 1-2 साल लर्न करें, चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, अपने आप को मनवाएँ, फिर आप जिस तरह मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी करें। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मिनिमम जो फर्स्ट जॉब है, मिनिमम 2 ईयर लाज़मी करें। जब आप इनिशियली जॉब करते हैं, आप देखते हैं जी आपको जॉब मिली 20,000 में, फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 में मिली, या 2 महीने बाद कहीं से आपको 22 में भी मिल रही है। मैं कहूँगा वो 2000 के पीछे आप स्विच मत करें, आप पहले कुछ लर्न कर लें। अगर आप इसी तरह स्विचिंग करते रहेंगे, आफ्टर 3 to 4 ईयर
आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाएं, वो आपकी सीवी देखें, हो गए जी ये बंदा 2-2 महीने बाद छोड़ देता है, तो हमारे पास आके भी इसी तरह 2-4 महीने बाद छोड़ ना जाए, तो वो आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मिनिमम 2 ईयर लाजमी फर्स्ट जॉब करें, उसके बाद जितना मर्जी जहाँ मर्जी स्विच करें, और जॉब की सिलेक्शन देखते हुए की करें आप लोग ना। ये किसी अच्छे सेटअप में इनिशियल जॉब अगर मिलती है, वेल एंड गुड, या आप जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे भी आप दिल लगा के अगर काम करें तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे स्टूडेंट्स को हायर कर लेती हैं। डेफिनेटली, एक्जैक्टली। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली थैंक यू। साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स के हवाले में भी, स्टैंडर्ड्स के हवाले में भी, और अपनी क्वालिफिकेशन, और नो डाउट यू आर वन एग्जांपल ऑफ ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट एंड न्यू कमर जूनियर्स। तो लास्ट में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक कि यू। हमारे पॉडकास्ट के लिए आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, अपने होस्ट नवीद कालो को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।